चलिए बच्चा हेडिंग दे दो, डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। सबसे पहले बेटा हमें ये समझना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या। We have already placed these dielectrics inside the parallel plate capacitor और हमने देखा था इनकी वजह से कैपेसिटेंस बेटा सिस्टम की बढ़ जाती है कि नहीं? तो बेटा होते क्या है डाइलेक्ट्रिक्स? They are simply insulating materials। क्या चाहता है? इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं बेटा जिनमें चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होता है, चार्जेस का by the application of the electric field। They are not conductors, they do not conduct, but yes they help in the transmission, they transmit the electric effects, they transmit the electric field। उस electric field की वजह से जो उनके अंदर चार्जेस होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है विदाउट कंडक्शन। इंपॉर्टेंट है, बात समझने की कोशिश करो। चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन कंडक्शन नहीं, यानी कि यम एक्चुअली दे आर इंसुलेटिंग मटेरियल। देखो जनरल इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स में फर्क, इंसुलेटर्स कंडक्शन नहीं होने देते, चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट वहां नहीं होता, लेकिन ये खास किस्म का इंसुलेटर है, इसमें चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन कंडक्शन बेटा इनमें नहीं होता। अच्छा ठीक, अब आपको पता है बेटा, पहले लिखो डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स in which displacement of charges takes place। Dielectrics are insulating materials in which transfer of charges या displacement of charges takes place under the influence of electric field without conduction। In which displacement of charges takes place under the influence of electric field without conduction, or they are those insulating materials which allow the flow of electric field without conduction, अच्छा ठीक। अब देखो बेटा हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं यम ऑलवेज न्यूट्रल। क्या चाहता डाइलेक्ट्रिक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्लैब है बेटा जिसको आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहेंगे, ये हमेशा क्या न्यूट्रल है। होती है दो टाइप्स की, कितने टाइप्स की? या तो ये पोलर होगी या ये नॉन पोलर। पोलर का मतलब आपको पता है, if the center of the positive charge and the negative charge do not coincide, the molecule is said to be polar molecule। क्या कहना? इनमें बेटा आपने देखा, याद होगा आपको, इनमें परमानेंट डाइपोल्स होते हैं, पढ़ा है कि नहीं? लेकिन बेटा अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे तो आपने नाम दिया था सर ये होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनमें इंड्यूस किया जा सकता है डाइपोल, पढ़ा था कि नहीं? मैं बेटा इन दोनों की बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है? थोड़ा डिस्टर्ब, ठीक है कितना, जिसकी वजह से हम डाइपोल मोमेंट देख सकते हैं, या जिनमें हम बेटा परमानेंट डाइपोल्स की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास एक स्लैब है जो कि एक पोलर स्लैब है। क्या है? पोलर स्लैब कहने का मतलब इसमें ऑलरेडी डाइपोल्स है। बात समझ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जांपल बेटा आक डाइपोल से इतकन, आक डाइपोल से इतकन, आक डाइपोल से जगह इतकन, मकसद से डाइपोल्स क्या रैंडमली अरेंज्ड। क्या है? किस तरह से? रैंडमली अरेंज्ड। अच्छा ठीक, इनका इफेक्ट बेटा कुछ ऐसा होता है, इफेक्ट इनका कुछ ऐसा होता है दैट चूंकि ये रैंडम मोशन में है, द नेट डाइपोल मोमेंट इन सच केसेस बेटा इट इज जीरो। क्या छू? जीरो। क्यों है जीरो? बिकॉज द डाइपोल्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर दे आर रैंडमली अरेंज्ड। दे आर रैंडम अरेंजमेंट का मतलब देखो, इसने यहां से दिया था लेकिन इस वाले ने बोला आ जाओ वापस, इफेक्टिवली कैंसिल हो गया। इस वाले ने बोला इधर जाओ, कि कोई और बोलेगा वापस ले, उसका भी कैंसिल हो गया। इसने बोला था इधर चला जा, इसने बोला इधर चला जा, कैंसिल हो गया। तो इफेक्टिवली बेटा हम ये देखते हैं कि जब हम एक पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं इसमें होते हैं डाइपोल्स, मगर उन डाइपोल्स का अरेंजमेंट बेटा सिमेट्रिक नहीं होता। दे आर नॉट वेरी वेल अरेंज्ड, दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर अलाइनमेंट, दे आर रैंडमली अरेंज्ड। और उस रैंडमनेस की वजह से आपके जितने भी डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट हुए थे वो कैंसिल हो रहे हैं, सच दैट इस मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट नहीं।
ठीक है। पोलर की बात जब करेंगे वहां पर डायपोल्स है ही नहीं, ताकि सेंटर पॉजिटिव टू सेंटर नेगेटिव ओवरलैप करा, इफेक्टिवली वहां पर ये वाली सूरत भी नहीं है। नॉन पोलर की अगर बात करेंगे वहां पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव उधर ही, पॉजिटिव नेगेटिव उधर ही, बात समझ रहे हैं ना, इफेक्टिवली अच्छे ना डायपोल्स की, ठीक है। अब बेटा जब हम पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कोशिश करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने की, इसमें तो जब मैं बेटा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाता हूं तो समझो क्या होता है, समझो क्या होता है। फिर फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा ठीक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू से फॉर एग्जांपल बेटा E, अच्छा ठीक। जब मैं इस डाइलेक्ट्रिक को, जिसमें अभी तक रैंडम अलाइनमेंट था किन का, डाइपोल्स का, जब मैं इसको डाल दूंगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हिसाब से आपने इन डाइपोल्स को प्लेस किया ना, और ये डाइपोल्स क्या काम करते हैं, जब इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, आपको तो पता है बेटा इन पे एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क हमेशा चाहता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए, और आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम वही इक्विलिब्रियम होता है बेटा जिसमें आपका डाइपोल मोमेंट और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, पड़ा है कि नहीं। तो बेटा देखो जब इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी वजह से टॉर्क लगेगा, टॉर्क व्हेन इट इज पाथ थ्रू इट पाथ पाथ इफेक्टिवली you guys know कि इस पर अरेंज switch, you guys know कि इस पर अरेंज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको भी जब टॉर्क लग गया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हर कोई ऐसे ही जाएगा ना, हर कोई ऐसे ही रहेगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहां पर भी नेगेटिव पॉजिटिव। बात समझ रहा है कि नहीं। तो तेरे को नहीं लग रहा कि एक साइड स्लैब का बेटा पॉजिटिव चार्ज एक हिसाब से आ रहा है, और एक साइड से बेटा इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं। तो इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब इन पे टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वजह से बेटा होता क्या है, शाबाश, एक हिसाब से इनको रोबदाब हो रहा है, इनको एक कंट्रोलर बोल रहा है कि भाई तुम जो रैंडमनेस में हो आप एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट लो। बात समझ रहा है कि नहीं। अब समझने की कोशिश कर। इट इज नॉट दैट जितने भी थे वो सब अलाइन हो, क्यों, क्योंकि जब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इनमें एक केओस मच गया, एक कंफ्यूजन मच गया कि भाई यार पढ़ा इसको सोचा, ठीक। सो होता क्या है बेटा, समझने की कोशिश करो। आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है थोड़ा ओवरशूट, हमने टाइम पीरियड तक निकाले थे, हमने बोला ये नहीं रुकता नहीं, ओवरशूट शाकिर। सो इन जनरल इट इज नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे डाइपोल्स बेटा एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ जाए। बात समझ रहे हैं। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कमजोर था, उसने से फॉर एग्जांपल 10 डाइपोल्स को बोला चलो सीधा हो जाओ, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पहले डाइपोल मोमेंट 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से अब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, अब 0 नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने टॉर्क अप्लाई किया। मगर बेटा समझने की कोशिश करो, सब के सब डाइपोल्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि थर्मल एजिटेशन की वजह से बेटा यहां पर कोशिश होती है, इनको एनर्जी मिल रही है ना, एनर्जी मिल रही है, तो ये क्या रोजाना किस पर्टिकुलर ऑर्डर्स में ये चीज थोड़ा और योर देने से, तो थर्मल एजिटेशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है ये ऐसे हो जाए, मगर थर्मल एजिटेशंस की वजह से ये सारे एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में नहीं आते। बात समझ रहे हैं। अलबत्ता बेटा अगर तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा होगा तेरे क्या कहे, शाबाश, तेरे लगे तिमन ते रोब दाओ तिम तिका सुना रही, यानी कि जितना ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा उतना ज्यादा तेरा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट को ना अलाइनमेंट, नंबर ऑफ डाइपोल्स कितने क्रिएट हो गए, तो समझ लो बेटा पहले कुछ नहीं था तो 0 था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट पर मीटर दे दिया, तब 10 हो गया अरेंज, अब तू 11 दे रहा है, तो देख रहा है अब ज्यादा डाइपोल्स अरेंज हो गए। इफेक्टिवली तेरा डाइपोल मोमेंट जो है बेटा वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि तू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज। बात समझ रहे। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज करने से बेटा इन जनरल कंसेप्ट ये है कि इस स्लैब का एक साइड हो रहा है पॉजिटिव और दूसरा साइड बेटा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। बात समझ रहा है कि नहीं। और आप देख रहे हो बेटा जो अब इस पे इंड्यूस चार्ज हो गए, उन इंड्यूस चार्जेस की वजह से बेटा इसमें एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था से फॉर एग्जांपल E0, क्या हो, लेकिन बेटा जब इसमें डाइपोल्स अरेंज हो गए, उन डाइपोल्स की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है कि नहीं। मगर बेटा मैंने आपको पहले कहा
जो ये अंदर से चार्जेस है, जो ये अंदर से डाइपोल है, ये मच सारी गमत अरेंज। जब ये सारे अरेंज नहीं हो गए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इंड्यूस हो गया, इसको मैं से फॉर एग्जांपल EI से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं बेटा, जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसमें एक रिड्यूस्ड फील्ड चलेगा। क्या चलेगा? अलबत्ता समझने की कोशिश, अगर ये कंडक्टर होता, क्या होता? तो EI जो था वो E0 के बराबर होता है। इफेक्टिवली इनसाइड द कंडक्टर्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा है कि नहीं? लेकिन बेटा चूंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, इसकी क्षमता, इसमें इंड्यूस चार्ज हो गया सिग्मा I, उस सिग्मा I की वजह से इसमें नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है EI। मगर ये EI छुने यूदा ताकतवर के जी करे E0 के खिलाफ कंप्लीट। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल E0 की स्ट्रेंथ इतनी है, EI इतना है, इफेक्टिवली इतना बच गया ना, तो ये रिड्यूस्ड फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि मैंने वेक्टर दिखाया, देखो फॉर एग्जांपल दिस इज E0 वेक्टर, E0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये, डायरेक्शन ये, लेकिन बेटा EI वेक्टर क्या है? EI सूचना है कि ये वो है कि नहीं? तो एक रिड्यूस्ड फील्ड चल रहा है ना, वो रिड्यूस्ड फील्ड जो चलेगा बेटा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसको से फॉर एग्जांपल हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ रहा है कि नहीं? बात समझ रहा है कि नहीं? तो बेटा जो ये E है, E इसका वैल्यू कितना होगा? शाबाश, E, हाँ यस ना, E0 माइनस EI होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अच्छा वही कोऑर्डिनेट का। अगर ये डाइलेक्ट्रिक के बजाय वहां पर होता क्या, से फॉर एग्जांपल कंडक्टर, क्या होता? EI to E0 बराबर, इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स के अंदर नहीं। बात समझ रहे हैं? क्लियर था? तो इस वक्त जब बेटा एक फेस इस डाइलेक्ट्रिक का हो रहा है पॉजिटिव और दूसरा फेस हो रहा है क्या? नेगेटिव, यू से दैट योर डाइलेक्ट्रिक हैज बीन पोलराइज्ड। योर डाइलेक्ट्रिक हैज बीन पोलराइजेशन का मतलब इसमें चार्जेस की पोलैरिटी जनरेट होगी। बात समझ रहे? इट गिव्स यू द आइडिया अबाउट द पोलैरिटी। क्लियर था कि नहीं? इट गिव्स यू द आइडिया अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस। ये चार्जेस अब थोड़ा अलाइन हो रहे हैं कि नहीं? तो जो ये डिस्प्लेसमेंट का आइडिया, चार्जेस के ट्रांसफर का आइडिया हमें मिल रहा है, उसको बेटा हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है? अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट पर मीटर दिया था और फिर दे रहे हो 12 वोल्ट पर मीटर, ज्यादा डाइपोल कहां पर जनरेट होगा? 12 के बाद। तो एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगा, कितना डाइपोल मोमेंट तूने क्रिएट किया। बात समझता है? तो वो कितना डाइपोल मोमेंट तूने क्रिएट किया पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज बेटा द पोलराइजेशन वेक्टर। क्या शू? पोलराइजेशन वेक्टर। इट्स अ वेक्टर व्हिच गिव्स यू द आइडिया about the dipole moment that has been generated within the dielectric. बात समझ रहा है कि नहीं? तो it is defined as the dipole moment per unit volume of the dielectric. बात समझ रहा है? तो मैं वन जगह dipole moment कूदा आसा एक इस मॉलिक्यूल्स तो जो परमुट चार्ज into d बड़ा है कि नहीं? डिवाइडेड वॉल्यूम इसका होगा ना, से फॉर एग्जांपल ब्लैक A into d एरिया इंटू डी। बात समझ रहा है? वॉल्यूम देगा ना, अच्छा इंटू क्या? इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ डाइपोल्स। ठीक है? तो बेटा मुझे बता दो पोलराइजेशन वेक्टर की एक्सप्रेशन क्या आएगी? शाबाश, इस ना सिंपली तेरे इस ये ना ये इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको से फॉर एग्जांपल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू ये क्यू इनटू डी, यू शुड नॉट डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच। तो इसको सिंपली लिखूं स्मॉल p, क्योंकि हमने p से ही डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट किया था। सो दिस इज व्हाट द पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज द नेट डाइपोल मोमेंट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। बात समझ रहे हैं? सो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा आपका पोलराइजेशन वेक्टर का वैल्यू होगा। क्लियर था कि ना? तलाय पर थोड़ी नजर देगा। अगर मैं यहां पर बेटा एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करूं आपके लिए, मुझे लग रहा है इट इज एक्चुअली दिस Q into D divided by A into D। शाकिर ना, क्योंकि N क्या मतलब? N मतलब नंबर ऑफ डाइपोल, इफेक्टिवली ऊपर तो डाइपोल मोमेंट ही है, टोटल डाइपोल मोमेंट। सुना? D के साथ D से कैंसिल। तो अगर आप डायमेंशंस के एतबार से देखने की कोशिश करोगे बेटा Q by A, व्हाट इज चार्ज पर यूनिट एरिया? शाबाश, इट इज सिग्मा, मगर इज नॉट सिग्मा इंड्यूस्ड। ये जो चार्ज जो इंड्यूस हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इंड्यूस हो गया था टॉर्क की वजह से। बात समझ रहे हैं कि? सो बेटा आप ये कह सकते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। बात समझ रहे हैं कि?
क्लियर? अच्छा, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? शाबाश, सिग्मा के यूनिट्स, सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं? तो ना कूलम पर मीटर स्क्वायर। बात समझ रहा है कि नहीं? तो बेटा इसके डायमेंशंस कोई बताओ? शाबाश, कूलम को ना करंट इनटू टाइम ए और इनटू टी, तो आएगा ना L रेज़ पर -2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। क्लियर? अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे बेटा कि हम ये E का वैल्यू निकाल दें। ठीक है, तो पहले कॉपी करो सारा या लिखोगे? अच्छा ठीक है, क्या ठीक सर? समझ आ गया कि नहीं? जब एक डाइलेक्ट्रिक को जो कि पोलर थी, जिसमें ऑलरेडी डाइपोल्स थे, जिनका रैंडम अरेंजमेंट था, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा। जितना ज्यादा फील्ड होगा उतना ज्यादा नॉन जीरो वैल्यू आएगा। ठीक है, सारे अरेंज नहीं होते, रीजन क्या है? थर्मल एजिटेशन। अदरवाइज वी आर ऑलवेज हैविंग द कोशिश कि दैट मोर एंड मोर डाइपोल्स विल गेट अरेंज्ड। ठीक है, अच्छा, और अब जब डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा? एक रिड्यूस्ड फील्ड आएगा। ठीक है, ओके। और जो रिड्यूस्ड फील्ड है बेटा, ये भी कांसेप्ट क्या है? जो ओरिजिनल फील्ड माइनस सम इंड्यूस्ड फील्ड। ठीक है, अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो फिर फॉर दिस रिड्यूस्ड फील्ड। ठीक है बेटा, तो चलिए चलो बच्चा, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का तुझे बराबर शाबाश E नॉट माइनस E आई। इलेक्ट्रिक फील्ड है बराबर E नॉट, तो E नॉट ही रखते हैं, माइनस E आई, ये बोला जिगर सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स में होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं? तो यहां पर होगा ना फिर सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कि ना? व्हिच इंप्लाइज बेटा इफ यू आर डिवाइडिंग इट थ्रू आउट बाय E, किससे डिवाइड करोगे? E से, तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू, इसके बदले आएगा E नॉट बाय E माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक, व्हिच इंप्लाइज बेटा I इज इक्वल टू, व्हाट इज E नॉट बाय E? What is F naught by F in the medium? Dielectric constant है ना? F होता है ना Q into E, तो ये देखो ना, तो Q into E naught डिवाइड बाय Q into E, काट गया। तो E naught by E भी क्या होता है? इसी को तो कहता है ना SICB, इसी को तो रिलेटिव परमिटिविटी कहता है कि नहीं? Susceptible inductive capacitance, that is again K। अच्छा ठीक, anyways E नॉट by E रुक ना, कहां पे? अच्छा E ना करूं डिवाइड, सो इक्वल टू 1 डिवाइड। ठीक है, तो E नॉट by E, इसके बदले क्या लिखेंगे? K लिख सकता हूं, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइनस बेटा माइनस ये सिग्मा इंड्यूस्ड, अभी तूने देखा ये असली पोलराइजेशन वेक्टर वो है कि नहीं? तो मैं इसको पोलराइजेशन वेक्टर लिख रहा हूं, डिवाइड बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट E। अच्छा ठीक, तो बेटा देखो यहां से व्हिच इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू शाबाश K माइनस बेटा ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज, ये क्या है? चला कुछ, ये जो पोलराइजेशन वेक्टर एप्सिलॉन नॉट E, सुना? नाउ दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या शब्द बना? देखो अब दिमाग थोड़ा सा लगाओ, पहले मैं दिखा रहा हूं इसका मतलब। तूने माना जब तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से ज्यादा होगा, ठीक, तब ज्यादा डाइपोल अरेंज हो जाएंगे, तब डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा आएगा, तब पोलराइजेशन वेक्टर भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब पोलराइजेशन वेक्टर तब ज्यादा होता है जब तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है कि जरा आजा देखो इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो। बहता है कि P इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नॉट E। काई इट इज अ कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज अगेन अ कांस्टेंट। तो देखो कांसेप्ट है ना वही, पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। मगर ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये वो है जो जनरेट हो रहा है रिड्यूस्ड फील्ड। वो बात समझ रहा है?
तो कंसेप्ट ये है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई करेगा उतना ज्यादा तेरी पोलराइजेशन होगी। क्लियर छात्र? अच्छा आज क्या बना? द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन वेक्टर टू एप्सिलॉन नॉट ई, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसका आइडिया क्या है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी टेल्स यू हाउ इजीली you can polarize a substance, how easily you can, or how easily will the electric field transfer within the dielectric। क्लियर छात्र ना? बेटा याद रखना मेहरबानी करके, एमकेएस सिस्टम में आप किताबों पे देखोगे ना, किताबों पे देखोगे तो एमकेएस सिस्टम में काई का वैल्यू P by एप्सिलॉन नॉट E है। दिस इज इन एमकेएस सिस्टम। कहां पे? लेकिन सीजीएस सिस्टम में ये वाला वैल्यू नहीं है। सीजीएस सिस्टम में काई का वैल्यू जो है बेटा इट इज सिंपली P अपॉन E, वहां पर एप्सिलॉन नॉट की बात। तो जब आप इनका रेशियो लोगे ना, यू विल फाइंड दैट एमकेएस में काई का वैल्यू जो है एमकेएस में इट इज 4 पाई टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ काई इन सीजीएस सिस्टम। क्योंकि सीजीएस सिस्टम में याद अगर होगा गामा का वैल्यू 1 था, याद है ना? तो जब रेशियो लोगे ना, रेशियो इन दो का रेशियो लो, आपको समझ आ जाएगा 4 पाई टाइम्स आ जाएगा। ठीक है? इन जनरल छुम दोनों डायमेंशन लेस, यूनिट लेस ऑप्शन कहां थी? यूनिट P by एप्सिलॉन नॉट E, लेकिन वहां पर सेम P by E, मगर याद है दोनों केसेस में डायमेंशंस नहीं होंगे क्योंकि वो सीजीएस सिस्टम है वहां पे। ठीक है? यहां पर कौन सा सिस्टम? एमकेएस सिस्टम। तो इन जनरल बेटा काई का वैल्यू जो होता है ये जो आसा हमेशा 4 पाई टाइम्स दैट काई का वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है? क्योंकि हम ऐसे सिस्टम की बात करते हैं तो बेहतर यही है। किताबें धोखा दे रही है, किताबें कर रही है आपका पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E कि मुझे पता नहीं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, वो लाते हैं सिर्फ काई को, एप्सिलॉन नॉट को भूल जाते हैं। वो बोलते नहीं, दरअसल वो सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा देखा कब जिक्र काई लिखी व्हिच इंप्लाइज बेटा k जो है k इट इज इक्वल टू 1 प्लस काई, वो है कि नहीं? इसका मतलब समझाओ मुझे। लीनियर रिश्ता कैसा है काई और के का? लीनियर रिश्ता शाकिर ना? मगर समझने की कोशिश करो काई का मतलब क्या है और के का मतलब क्या है। अगर मैं ग्राफ डालता हूं के और काई का, ग्राफ कैसा आएगा? एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, वो है कि नहीं? स्लोप भी इसकी 1 है कि नहीं? यानी कि जिसका काई ज्यादा उसका के भी ज्यादा। बात समझ रहा है? अब समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल बेटा एयर की बात करते हैं। एयर का मतलब यह है कि भाई के का वैल्यू वहां पे 1 था एयर के लिए, था कि नहीं? जब एयर के लिए के का वैल्यू 1 है, 1 और 1 गए खत्म, काई का वैल्यू कितना आएगा? काई का वैल्यू 0। काई का आइडिया अभी तूने सीखा था। काई का मतलब था हाउ इजीली यू कैन पोलराइज अ सब्सटेंस, अ डाइलेक्ट्रिक। एयर सुना? एयर, उसका काई का वैल्यू क्या है? कहने का मतलब ये मुश्किल है पोलराइज करना कि आसान है पोलराइज करना? मुश्किल, क्योंकि काई का वैल्यू कम आ गया। जब काई का वैल्यू कम, इट मींस डिफिकल्टी टू पोलराइज, इट मींस यू रिक्वायर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोलराइज एयर। बात समझ रहा है कि नहीं? इसीलिए बेटा एयर आपका इंसुलेटर है। बात समझ रहा है कि नहीं? क्लियर छा? बुशु जबान काई का वैल्यू जब होता है कम, काई का वैल्यू जब होता है कम, डिफिकल्टी होती है पोलराइजेशन में, होती है कि नहीं? जब डिफिकल्टी होगी पोलराइजेशन में, इट मींस यू रिक्वायर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, यू रिक्वायर, हां, ताकि टू पोलराइज। बात समझ रहा है कि नहीं? यहां से एक्सप्रेशन तेरे को कह रही है, बोल रहे एक्सप्रेशन है कि ये काई जब ज्यादा होगा के भी ज्यादा होगा। लीनियर रिश्ता है ना? रिश्ता लीनियर है, लेकिन काम समझो के और काई का। के का वैल्यू पता क्या था? के का वैल्यू जरा मुझे बताओ। इट वाज F0 by Fm, but in terms of permittivities of the medium it was epsilon m by epsilon naught। बात समझने की कोशिश कर। जब k ज्यादा, फिर आप मानते हो epsilon m भी ज्यादा। बात समझ रहे? epsilon m ज्यादा होने का मतलब जरा समझ epsilon m अगर किसी मीडियम का ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? नहीं, epsilon m, what was the concept of epsilon m? It was the permittivity of the medium. It was the difficulty in the flow of the electric field through the medium. और है कि नहीं? परमिटिविटी एयर की सबसे कम है, यानी कि इजीली एयर से चल सकता है। लेकिन बेटा आपका परमिटिविटी मीडियाज का ज्यादा होता है। जब रेशियो लोगे तभी तो के का वैल्यू ज्यादा आता है। So permittivity is the resistance offered to the electric field.
जब किसी चीज का परमिटिविटी ज्यादा होगा, क्या होगा? से मानान उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को मुश्किलाहट होगी चलने में। मानता है कि नहीं? इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को मुश्किल है चलना, डिफिकल्ट टू ट्रेवल। वो है कि नहीं? डिफिकल्ट टू ट्रेवल। डिफिकल्ट टू ट्रेवल का मतलब है ना डिफिकल्ट टू पोलराइज, या है कि नहीं? तो इसका मतलब आप समझते हो कि काई और के, काई और, क्योंकि जिस जो एप्सिलॉन एम के साथ होगा वो होगा ना के के साथ, लीनियर। जो काई के साथ हो रहा है वो एप्सिलॉन एम के साथ रिवर्स में हो रहा है। काई तुझे बोल रहा है कितना इजीली, लेकिन एप्सिलॉन एम बोल रहा है कितनी डिफिकल्टी। सो कांसेप्ट समझो, ग्राफ के एतबार से लीनियर चलते हैं। जिसका के ज्यादा मुश्किलाहट, उसकी काई ज्यादा मगर अलाउंस। पहले समझो ना इस बात। मैथमेटिकली दे आर लीनियरली रिलेटेड, बट बाय द concept point of view they are against each other. Yes. Chi gives the idea how easily will electric field flow, but epsilon m gives the idea how difficult it is to make the electric field flow. बात समझ रहे हैं? तो ये एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन बेटा के और काई लीनियर रिश्ते में, किसमें है? लीनियर रिश्ते का मतलब अगर काई ज्यादा है तो के भी ज्यादा है। क्यों? जरा समझो। काई का मतलब हाउ इजली टू पोलराइज। जब तूने इजीली पोलराइज किया, नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना ना, वो बना के नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ेगा ना, तो हो गया ना के भी ज्यादा। उस एतबार से ये सेम, लेकिन के का मतलब अलग और काई का मतलब अलग। बात समझ रहा है? ठीक छा। के एंड काई मैथमेटिकली आर लीनियरली रिलेटेड, but by the concept point of view they are against each other. One gives the idea of ease and other gives the idea of resistance. बात समझ रहे हैं? क्लियर छा? ये ठीक छा? अच्छा, आपका इंसुलेटर है, आप क्या चाहते हो? उसका काई ज्यादा होगी, काई कम? उसका काई कम हो। काई जितना काम उतनी मुश्किलाहट चलने में। क्या ये? यानी कि जो तेरा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसमें काई का वैल्यू कम होता है। यानी कि काई का वैल्यू कम, इट इज नॉट इजी टू पोलराइज इट, इट इज डिफिकल्ट टू पोलराइज इट। बात समझ रहे हैं? तो आप बेटा यहां पर चीजों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हो। किसकी बात करते हैं? बात समझना। जनरली बेटा आपका इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा होता है कि अगर आपने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, डाइलेक्ट्रिक में काम ऐसा होगा कि आपके जो ये डाइपोल्स है ये थोड़ा अलाइन जैसा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड। अगर तू इसके बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा, इसके बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा डाइपोल्स। लेकिन एक वक्त आएगा ना बेटा, आपने इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया कि आपके जो ये चार्जेस है अब ये फेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ रहे हैं? क्यों अट्रैक्शन में साफ बता समझ वर्ड है कभी मिटे किन वर्ड लिख, पहले आप लिखो बेटा ये सब यहां तक लिखो, ये सारा ये लिखा आपने। ये समझ आ गया? काई काम, इट मींस डिफिकल्टी टू पोलराइज। एप्सिलॉन एम ज्यादा, इट मींस इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेवल। तो ये काम जो ऐसे कर रहा है वो ये वाला काम तलब पर कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट क्या? मैथमेटिकली दे आर लीनियरली रिलेटेड। मैंने समझाया, ठीक है ना? इसको लिखना, काई एंड एप्सिलॉन एम या काई एंड परमिटिविटी आर लीनियरली रिलेटेड but work against each other. ठीक है बेटा? अब मैं क्या कह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। Chi and epsilon m are linearly related but work against each other. ठीक? हाँ। One gives the idea of ease and other gives the idea of difficulty. ठीक है? ओके बेटा, सी। अब आपका डाइलेक्ट्रिक है, आपने इस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था, है ना? तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो क्या रहा है बेटा? इस वाले साइड से नेगेटिव आ रहा है, इस वाले साइड से हाँ, अंदर से तूने देखा दरअसल डाइपोल्स अरेंज हो गए, है ना? बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बढ़ा रहे हो, फिर से बढ़ा रहे हो, फिर से बढ़ा रहे हो, मुझे पता होने वाला क्या है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड प्ले
पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे से फॉर एग्जांपल बेटा 10 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब तो कंटिन्यूअसली जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए हैं ये ना बॉन्ड मस्त चलित होंगे चलो ना। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर आ जाएंगे, बॉन्ड टूट गया ना, उसको बेटा ब्रेक डाउन कहते हैं। क्या चलता अपन, जब ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ही होने वाला है। बिलो ब्रेक डाउन तब तक आपका मीडियम जो था बेटा इंसुलेटर था, क्या था, लेकिन बेटा जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाते गए आपने देखा एक वैल्यू आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब ये चार्जेस अब फ्री चार्जेस बन जाते हैं। क्या बना, अभी देखिए बाउंड थे ना बाय द बॉन्ड, मगर इस वक्त ये बॉन्ड टूट जाता है जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, है कि नहीं, जिसकी वजह से बेटा अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसको आहिस्ता आहिस्ता से कम तो हो जाएगा कि नहीं। आप बोलते हो इस डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया, ब्रेक डाउन छू गया। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच द इंसुलेटर कैन सर्वाइव विदाउट यील्डिंग द चार्जेस। बात समझ रहा है, लेकिन वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम वैल्यू, इससे ज्यादा जितने भी वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ना वो सब इसका ब्रेक डाउन करने वाले। बात समझ रहे हैं। एयर चुना इंसुलेटर खबर याद छूते मैं उससे शायद बोलूं एयर या गैसेस इन जनरल आर इंसुलेटर्स, बट व्हेन दे आर आयोनाइज्ड यानी कि ब्रेक डाउन हो गया, चार्जेस अब अलग होने लगे, इट इज द पॉजिटिव चार्ज व्हिच कंडक्ट्स। बात समझ रहे हैं ना, सेम कांसेप्ट। जब आप ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, उससे कम दिया ब्रेक डाउन नहीं, उससे ज्यादा दिया तो ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि आपके चार्ज जो बाउंड थे अभी कोवेलेंट बॉन्ड्स पे, जो बंद थे बॉन्ड्स के अंदर, वो अब फ्री चार्जेस बन रहे हैं, और जब फ्री चार्ज हो जाता है कंडक्शन का सा। तू क्या चाहता है, तेरा जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो तार करा इस्तेमाल गाया, तू चाहता है उसका इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन जल्दी हो जाए कि लेट हो जाए, लेट हो जाए, तो उसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा। बात समझ रहे हैं। सो जब तेरी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेटा ज्यादा होती है तू उस मटेरियल को इस्तेमाल करता है एज एन इंसुलेटर। क्लियर अच्छा। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफाइंड एज और इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों चीजें मैं डिफाइन कर रहा हूं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच अ डाइलेक्ट्रिक कैन सर्वाइव विदाउट ब्रेक डाउन, तो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मतलब। और it is the minimum value of electric field, it is the above which all the values of electric field are sufficient to produce a breakdown inside a dielectric। बात समझ रहा है कि दो वैल्यूज में समझ आ रहा। फॉर एग्जांपल इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेटा 10 वोल्ट पर मीटर है। क्या है, 10 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट तक ये बर्दाश्त कर रहा है ब्रेकडाउन इसका। ये हमेशा 10 वोल्ट पर मीटर तक बेटा इंसुलेटर का काम करेगा। किसका काम करेगा, लेकिन बेटा अगर तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 11 हो गया, 10.5 हो गया, अब ये बर्दाश्त, इसमें बेटा जो चार्जेस बाउंड थे क्या रिलीज होने का मतलब अब वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और बेटा 10.5 जितने भी वैल्यूज 10 से ज्यादा होंगे वोल्ट पर मीटर, वहां पर ये कंडक्टर बन जाएगा। बात समझ रहा है। सो डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका, it is the value of electric field, the maximum value, which will this dielectric will survive without breakdown. Should I ठीक? Or it is the minimum value of electric field. It is the minimum value above which all the values of electric field are sufficient to produce the breakdown. और है कि नहीं? क्या ठीक था? क्लियर अच्छा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब समझ आ गया। बेहतर यूनिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वैल्यू, उसके यूनिट्स होने चाहिए बेटा वोल्ट पर मीटर के, लेकिन बेहतर आइडिया, एक प्रिसाइज आइडिया मिलता है किलो वोल्ट्स पर एमएम से। किससे, किलो वोल्ट्स पर एमएम। 1 mm कितना वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा ठीक, तो उस एतबार से बेटा आपको ज्यादा आइडिया मिलता है। ठीक है, गो इट क्लियर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्लियर। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which this can survive without breakdown, or which it can survive, or which up to which it can behave as an insulator, because after that it is going to behave as a conductor because the charge will be yielded। clear अच्छा। okay, इसके बाद बेटा एक और टॉपिक इसमें रहता है, that is the electric displacement vector। क्या, अब वो कहां से आएगा वो भी देख लो बेटा। अब हो क्या रहा है डाइलेक्ट्रिक में, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है ना चार्जेस की, हो रही है कि नहीं।
सो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गई, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर छो क्या सुधा सा नजर दिखा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज पहले कितना है सर, E इज इक्वल टू बेटा E नॉट माइनस E आई लिख सकता हूं बेटा, इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल टू E नॉट माइनस, ये तो सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना था, लेकिन मैं लिख रहा हूं पोलराइजेशन वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्या आएगा, E एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस P व्हिच इंप्लाइज बेटा E एप्सिलॉन नॉट अपवर्ड करेगा तो बनेगा प्लस P इज इक्वल टू E नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक, नाउ बेटा दिस thing it is called as the electric displacement vector. It gives you the idea about the displacement and it is represented by D. It is represented by D. And beta you can write it as E epsilon naught plus P. It is equal to D. This is the electric displacement vector. बात समझ रहे? या ये है अपनी मर्जी। तो बच्चे ने एक सवाल दिया था, बोला सर मुझे तो फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वहां पर ये चॉइस थी ही नहीं, मगर अगर आपको सिर्फ ये याद है एप्सिलॉन नॉट E नॉट ही आसान क्या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आपको मीडियम का, उसने मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया था, क्या दिया था, और बोला था मीडियम में, अब मीडियम में मत चलेगा E नॉट, मीडियम में चलेगा ना कोई रिड्यूस फील्ड। उसने सवाल पता है क्या दिया था, सवाल दिया था कि एक मीडियम है उसमें फील्ड अब रिड्यूस फील्ड है E और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, तो बताओ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका कितना होगा। तो बेटा आपको तो पता है K का मतलब है ना E नॉट डिवाइडेड बाय E, सुना वो है कि नहीं। तो बेटा हम E नॉट के बदले ये वाली चीज लिख सकते हैं ना, है वो ना लिखिए, तो वैल्यू क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट K E, दिस विल बी व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ये थी कि सिंपल कांसेप्ट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो E नॉट एप्सिलॉन नॉट ही था और इट इज EM रिड्यूस फील्ड, तो क्या है इसमें, ये एप्सिलॉन होगा ना, अरे जब नॉट है तब नॉट ही था, जब मीडियम होगा तब मीडियम ही होगा। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा यहां से भी समझ आएगा, E नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू K इक्वल ना EM, देखो ना K इज इक्वल टू एप्सिलॉन M डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, K इनटू एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा एप्सिलॉन M, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके बदले में लिख सकता हूं एप्सिलॉन M इनटू E, ये क्या है मगर E जो ना मीडियम के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब चल रहा है, बात समझ रहे हैं। सो जनरल सा कांसेप्ट है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी। नाउ वी आर डन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो नामुमकिन, उसको 2.5 महीने के बाद एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़